हाँ तो प्रिय विद्यार्थियों, आज क्लास 10th के अंदर हम न्यू कंसेप्ट क्लासेज आगे का जो टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया में वो है अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया अर्थात इसको हम जो अवक्षेपण अभिक्रिया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं, अवक्षेप होता क्या है। अक्सर आपने देखा है, आप जब चाय पीते हैं तो चाय के अंदर जो पार्टिकल्स रहते हैं नीचे जमे हुए रहते हैं, चाय की जो पत्तियां हैं वो नीचे जमी हुई होती है, ये अवक्षेप कहलाती है, यानी अविलेय पदार्थ। जैसे अक्सर हम छाछ को छानते हैं और छाछ को जब छानने के बाद में जो छनित होता है, जिसे हम अपनी लैंग्वेज में जो है वो बकवा या जो भी है कुछ कहते हैं, जो मटेरियल इस फिल्टर में रहेगा उसे कहते हैं अवक्षेप। तो यहां पर आप समझ गए होंगे। एक नेक्स्ट उदाहरण हम और भी ले सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए आपने जल है और इसके अंदर रेत मिला दिया और रेत इसके अंदर क्या होगी, नीचे बैठ गई, ये भी क्या हो गया, अवक्षेप। यह आपके समझने के उदाहरण है। अवक्षेप क्या होता है, सबसे पहले आप समझ गए। अवक्षेप का मतलब ए का मतलब हो गया, देखिए यहां पर एक शब्द आता है अवक्षेप। अवक्षेप ए का मतलब अविलेय, अविलेय। तो ध्यान रखें, इसी से संबंधित रखें। अव का मतलब होगा अविलेय। बताइए क्या होगा इसके अंदर। हमें पता है हमारे पास में यदि कोई विलयन है उसमें एक पदार्थ विलेय हो जाता है तो वो घुलनशील रहता है, और जो नहीं घुलता है उसे अविलेय पदार्थ कहते हैं। जैसे मेरे पास में एक गिलास है, उसके अंदर मैं यदि एक चम्मच नमक डालता हूं, बताइए नमक घुलेगा या नहीं घुलेगा, घुल जाएगा, वो विलेय रहेगा। अब आप बताइए उसी के अंदर यदि आप एक चम्मच रेत डालते हैं, क्या वो घुलेगा, नहीं घुलेगा, वो नीचे की तरफ बैठने लग जाएगा। तो प्यारे बच्चों, यह क्या होता है, अवक्षेप का मतलब होता है अविलेय पदार्थ। तो यहां आप इस अवक्षेप का पूरा कंसेप्ट समझ गए होंगे। अवक्षेप का मतलब ही होता है, अवक्षेप का मतलब होता है अविलेय पदार्थ, और अविलेय पदार्थ जो बनाने की प्रक्रिया है वो अवक्षेपण कहलाती है, अभिक्रिया कहलाती है। अब इस अभिक्रिया को हम किस प्रकार से लिखेंगे, रासायनिक अभिक्रियाओं में एकदम सरल हमारे प्रोसेस के अंदर हम जानने का प्रयास करते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है, अवक्षेप का निर्माण होता है, निर्माण होता है। तो यह ध्यान रखें, अवक्षेपण अभिक्रिया में क्या बनता है प्यारे बच्चों, अवक्षेप बनता है। और फिर हम कह सकते हैं अवक्षेप, अवक्षेप अविलेय अवस्था में, अविलेय अवस्था में विलयन में नीचे बैठ जाता है, नीचे बैठ जाता है। तो यहां पर आप ध्यान रखें, यह नीचे की तरफ ही बैठेगा। कोई भी चीज जब जल में नहीं घुलेगी तो वो संभावित है वो नीचे की तरफ बैठेगी, वो क्या हो जाएगा, अवक्षेप हो जाएगा। आपने अक्सर देखा है चौक को जब आप जल में डालते हैं वो पूरी तरह से घुलती नहीं है, उसके कुछ पार्टिकल्स हैं वो नीचे की तरफ बैठ जाते हैं, वही अवक्षेप है। और अवक्षेप बनाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। अविलेय का मतलब आप समझ गए, वो पदार्थ जो जल में नहीं घुलता है वो अविलेय पदार्थ होता है। अवक्षेप में, अवक्षेप अविलेय अवस्था में, अवक्षेप में अविलेय पदार्थ इस प्रकार से लिखना है, अवक्षेप में अविलेय पदार्थ विलयन में नीचे बैठ जाते हैं। तो यह अवक्षेप में अविलेय पदार्थ विलयन में नीचे बैठ जाते हैं। अब हम कहेंगे किस प्रकार से हम कहेंगे, तो यहां पर हम कह सकते हैं मेरे पास में क्या है, क्रियाकारक, क्रियाकारक। तो क्रियाकारक यहां पे ए होगा और मेरे पास में एक क्रियाकारक प्यारे बच्चों क्या होगा, बी।
जब क्रिया कारक ए और बी आपस में क्रिया करते हैं तो हम कह सकते हैं इसे जैसे। तो हमारे पास में क्या बनता है, हम कह सकते हैं अवक्षेप बनता है, अवक्षेप बनता है। तो इस प्रकार से हम अभिक्रिया है, इंग्लिश मीडियम वालों के भी हम इजीली वे में हम कह सकते हैं ए केमिकल रिएक्शन इन विच द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट नोन एज प्रेसिपिटेट रिएक्शन। तो यहां पर जो है अवक्षेप का निर्माण ही अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। और यहां पर क्या होता है, दिस पीपीटी प्रेसिपिटेट इज नॉन insoluble in solution and gathered to downside। तो हम यहां पर कह सकते हैं इस प्रकार से, हिंदी मीडियम वालों के लिए यह समझने का है। तो यहां पर क्रियाकारक जब अवक्षेप बनता है। अब हम कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया जो हमारे कोर्स के अंदर है वही हम इसमें इन्वॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या है, सोडियम सल्फेट। प्यारे बच्चों यहां पर है रासायनिक अभिक्रिया Na2SO4, इसका नाम होता है सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट मैंने पहले ही कहा, यदि आपको इन 4 पार्ट में केमिस्ट्री के जो 4 पार्ट है 10th में अच्छे नंबर्स लाने हैं तो रासायनिक फॉर्मूला किस प्रकार से बना है उसका वीडियो पूरा का पूरा डाला हुआ है न्यू कंसेप्ट क्लासेज के माध्यम से। उसको बार बार देखने का प्रयास कीजिए। जब आपके फॉर्मूले कंप्लीट हो जाए तब इनको पढ़ने का प्रयास कीजिए, जिससे आपको, जैसे मैंने कहा सोडियम सल्फेट, तो आपको इसके केमिकल फॉर्मूला, रासायनिक फॉर्मूला याद होने चाहिए। फिर ये क्या करता है, बेरियम क्लोराइड से रिएक्शन करता है, इसका नाम है बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, क्लोराइड। तो ध्यान रखें ये सोल्ट होते हैं, समझने के लिए पहले पे प्लस माइनस प्लस और माइनस। आयनिक अभिक्रियाएं इसी प्रकार से होती है। ये Na हमेशा क्या होता है, विपरीत जो आवेश हैं वो आपस में अटैच में होंगे। तो Na पे प्लस है और यहां पे क्लोरीन पे क्या है, माइनस है। तो प्यारे बच्चों क्या बन जाएगा, यहां पर 2NaCl बन जाएगा। इसका नाम होता है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। और यह आपको पता है इसका जो है नाम है, रासायनिक नाम है वो नमक होता है। और ये Ba इसके साथ में अभिक्रिया करेगा। आपने द्विविस्थापन अभिक्रिया पढ़ी है, एज ए डिटो अवक्षेपण अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया का ये जो उदाहरण है वो हम इसमें लिख सकते हैं। बेरियम प्लस पहले आएगा, माइनस बाद में आएगा। ध्यान रखें प्लस और माइनस हमेशा अटैचमेंट होते हैं, प्लस पहले लिखा जाता है, माइनस बाद में लिखा जाता है। तो यहां पर जो ये फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा BaSO4, इसका नाम हो गया बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट। अब यहां थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये अवक्षेप बना है, नीचे बैठता है, तीर का निशान क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा। और ये मेरे पास में है यानी सफेद अवक्षेप, यह व्हाइट कलर का होता है सफेद अवक्षेप। तो इस प्रकार से हमारे पास में यह अभिक्रिया क्या हो जाती है, रासायनिक अभिक्रिया खत्म हो जाती है। अवक्षेपण अभिक्रिया 2 नंबर की पूछी जाती है एग्जाम में। और इसी प्रकार से हमें लिखना है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है, पहले हेडिंग अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेप में अविलेय पदार्थ विलयन में नीचे बैठ जाता है, क्रियाकारक और क्रियाकारक आपस में क्रिया कर रहे हैं, अवक्षेप बनता है। रासायनिक अभिक्रिया क्या है, इस प्रकार से है। और इसमें क्या होता है, यानी हम चाहें तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड से अभिक्रिया करता है तो बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप बनता है। चाहे तो आप इसको इस प्रकार इसके नीचे भी लिख सकते हैं, जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड से अभिक्रिया करता है तो बेरियम सल्फेट का
सफेद अवक्षेप बनता है, सफेद अवक्षेप बनता है। तो यहां ये ध्यान रखें किसका अवक्षेप बनता है, बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप बनता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि अवक्षेपण अभिक्रिया हमारे एग्जाम में आती है इसी प्रकार से लिखना है। यह आपकी क्या हो गई, अवक्षेपण अभिक्रिया खत्म हो गई। अब नेक्स्ट हम इसमें समझने का प्रयास करते हैं दूसरी रिएक्शन, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया। बिल्कुल एकदम सरल अंदाज में हम समझेंगे और इनके आप नोट्स भी बनाते रहें जिससे आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। और फिर हम इनके जो इस बार मॉडल पेपर का हल करेंगे, 10th में किस प्रकार का मॉडल पेपर आएगा। अब जो हमारे पास में अभिक्रिया है वो है ऊष्माक्षेपी व ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अर्थात ऊष्माक्षेपी को एक्जोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। हिंदी मीडियम वाले को ज्यादा लिखने की जरूरत है नहीं, इनको ये इंग्लिश वर्ड न लिखें, एक्जोथर्मिक। और इसको कहा जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो यह ध्यान रखिए होता क्या है। अब देखिए यहां पर दो वर्ड हमारे पास में आ रहे हैं, एक है ऊष्माक्षेपी और एक है ऊष्माशोषी। पहले तो यह हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी है। प्यारे बच्चों, आपने देखा है जब हम किसी गिलास के अंदर बर्फ का, जो गिलास जल से भरी है उसमें बर्फ का टुकड़ा डाल देते हैं, बताइए आप खुद, उसको जब आप छूते हैं गिलास को, वो ठंडी लगती है या गर्म लगती है? बिल्कुल ठंडी लगती है। तो अर्थात वो उष्मा को अवशोषित करती है। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो गई। ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है बाहर निकलना, क्षेपी का मतलब होता है त्यागना, यानी एनर्जी त्यागी जाती है। और जब आपको पता है कोई एनर्जी बाहर की तरफ निकलेगी तो इसका मतलब वो चीज क्या होगी, गर्म होगी। तो इसका उदाहरण हम देख सकते हैं। आपने अक्सर हमारे घरों के अंदर जो कड़ी करते हैं हम दीपावली के त्योहार पे, होली पे, आपने देखा एक मटकी होती है प्यारे बच्चों, उसके अंदर पानी डाल दिया जाता है और फिर उसके अंदर जो कैल्शियम ऑक्साइड होते हैं उसका जो चूना है वो एक एक जो है पार्ट्स वो डाले जाते हैं। और आपने देखा है उसमें से गैस है या खड़बड़ की आवाज आती है, बुलबुले उठते हैं उसके अंदर। इसका मतलब ऊष्मा बाहर निकल रही है। उस मटकी को आप छूते हो तो बताओ ठंडी लगती है या गर्म लगती है? आप कहोगे गर्म लगती है। इसका मतलब ऊष्माक्षेपी है। जैसे आप फ्रेश है, सपोज कीजिए हम समझने के लिए फ्रेश है, फ्रेश का आपने स्विच ऑन कर दिया, फिर आप उसके जो नीचे का पोर्शन आप टच करते हो, बताइए गर्म लगता है या ठंडा लगता है? आप कहोगे सर ये तो गर्म लगता है। इसका मतलब क्या होता है, उस फ्रेश ने जो विद्युत ऊर्जा है उसकी हानि ऊष्मा के रूप में कर रहा है। और यह इसी प्रकार से हम कह रहे हैं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है प्यारे बच्चों। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकलती है, इसमें ऊष्मा ग्रहण की जाती है। अर्थात यह ठंडेपन का अनुभव होगा, इसमें गर्म लगेगी। हम छूकर भी बता सकते हैं। जैसे एक बीकर है हमारे पास में कांच का, उसमें हमने थोड़ा जल ले लिया 50 ml, यदि उसमें 4 ग्राम NaOH डालते हैं और हिला के देखते हैं तो आप जब उस बीकर को देखोगे तो वो एकदम गर्म होता है। तो हम कह सकते हैं जब NaOH को जल में मिलाते हैं तो ऊष्मा बाहर निकलती है, अर्थात ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यह आपके कंसेप्ट दिमाग में समझ में आ जाना चाहिए कि क्षेपी का मतलब होता है बाहर निकलना और शोषी का मतलब तो देखो अपने आप ही आ रहा है प्यारे बच्चों, शोषण होना अर्थात अवशोषित होना। यह हमारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, तब हम इस अभिक्रिया को समझ सकते हैं। तो बताइए ऊष्माक्षेपी का अर्थ क्या होता है? ऊष्मा बाहर निकलना। ऊष्माशोषी का मतलब होता है ऊष्मा को ग्रहण करना। तो यह हमारे पास में क्या चीज आ गई, यहां पर ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। चलिए अब हम इस उदाहरण के बारे में समझते हैं। तो यहां पर हम कहेंगे ऊष्माक्षेपी। तो प्यारे बच्चों ऊष्माक्षेपी का मतलब हम कह सकते हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है।
वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पाद के साथ बाहर निकलती है तो वो अभिक्रिया क्या कहलाती है? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ध्यान रखें, इसके आगे लिखने की जरूरत नहीं है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। परीक्षा में आ जाए आप ऊष्माक्षेपी लिख दीजिए, अंडरलाइन लगा दीजिए। जैसे यदि आप ब्लैक पेन का यूज करते हो, अच्छे मार्क्स आने की संभावना है, तो हम कह सकते हैं वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पाद के साथ बाहर निकलती है क्या है? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। इसके बारे में हम देख रहे हैं, तो हम कह सकते हैं जैसे। तो प्यारे बच्चों, है क्या इसके अंदर? देखिए, जैसे का मतलब हम कहेंगे क्रियाकारक जब अभिक्रिया करता है तो उत्पाद बनता है और प्लस ऊष्मा बाहर निकलती है। ध्यान रखें, ऊष्मा यहां पर बाहर निकलेगी, यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। लाइन फैक्ट जोड़ सकते हैं, यानी ऊष्माक्षेपी में एंथैल्पी परिवर्तन जो है ऋणात्मक होता है। एंथैल्पी का मतलब डेल एच ऋणात्मक होता है। यह आउट ऑफ चीज है, लेकिन समझाने के लिए हम समझा सकते हैं। यानी जो एंथैल्पी परिवर्तन है, डेल एच है, वो ऋणात्मक होता है। किस प्रकार से होता है देखिए, तो हम इसके अंदर समझ सकते हैं ग्राफ की सहायता से। यहां पर ये क्रियाकारक का इस प्रकार से ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया में ग्राफ आता है। ये हमारे पास में है क्रियाकारक, तो इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि क्या किस प्रकार से होता है। लेकिन ये ग्राफ आपके इस सिलेबस के अंदर है नहीं, सिर्फ समझने का प्रयास करते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के बारे में। तो देखिए, पहले यह उतारने का प्रयास कीजिए कि रिएक्शन अभिक्रिया क्या है और एंथैल्पी परिवर्तन होता है ऋणात्मक। बाई चांस हमें दे दे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऊष्माशोषी में दो अंतर बताइए, तब हमारे यह काम आता है। हम यहां पे कह सकते हैं ये ग्राफ है, यहां पर यह प्यारे बच्चों है स्थितिज ऊर्जा और यह है अभिक्रिया की दर, यानी किस प्रकार अभिक्रिया हो रही है। तो यहां पर ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया में ग्राफ यह आता है। यह है क्रियाकारक और यह है उत्पाद। तो ध्यान रखें, हम यहां पे कह सकते हैं यह हमारे पास में जो लेवल आएगा क्रियाकारक का, ये क्रियाकारक की ऊर्जा है और ये जो ग्राफ यहां पे आएगा वो है उत्पाद की एनर्जी। और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा प्यारे बच्चों, वो होता है डेल एच। क्या होता है? डेल एच। और हम जानते हैं जब भी हम सपोज कीजिए स्कूल से, यानी हमारा जो घर है वहां से मैं किसी शॉप पर जाता हूं और यह 1 किलोमीटर की दूरी पर है। कितनी किलोमीटर की दूरी पर है? 1 किलोमीटर की। और अब क्या है कि यहां पर देखिए आप 0 किलोमीटर से रवाना हो रहे हैं और यहां पे लगा हुआ है 1 किलोमीटर का बोर्ड। आपको कही आपने कितनी यात्रा की, तो आप इस 1 में से 0 घटाते हैं, यानी अंतिम में से प्रारंभिक मान को घटाते हैं, तो आपके पास में पूरी वैल्यू आ जाती है। जैसे सपोज कीजिए कोई 3 किलोमीटर से चलना प्रारंभ किया और 7 किलोमीटर पर पहुंच गया, उसे कहे बताओ आप कितने किलोमीटर चले, तो तुरंत वो 7 में से 3 को घटा देता है, कहेगा मैं 4 किलोमीटर चला। तो यह कंसेप्ट हमें अपने साइंस में लगाना है, अर्थात हमारे द्वारा सीखी गई ज्ञान का उपयोग हमें अपने विद्यालय स्तर पर और इस प्रकार से ज्ञान का उपयोग करना है जिससे हमारे यह सार्थक यानी धनात्मक ज्ञान में परिवर्तन हो। अब देखिए हम इसको निकालने का प्रयास करते हैं, एंथैल्पी परिवर्तन। तो एंथैल्पी में देखिए ये हमारे पास में है, इसकी उत्पाद की जो आएगी वो E2 है एनर्जी। क्रियाकारक की प्यारे बच्चों क्या है? E1। तो मैं यहां पे कह सकता हूं डेल H बराबर E2 माइनस E1, यह आ गया। अब आप कहेंगे सर
माइनस कैसे आएगा? देखिए एनर्जी प्यारे बच्चों, सपोज कीजिए यहां 0 है, यहां 5 कैलोरी है, यहां 10 है, यहां 15 है, यहां 20 है, यहां 25 है, यहां 30 है। अब मैं क्या करूंगा, इनका मान रखूंगा डेल एच के अंदर। तो E2 का मान तो हो जाएगा 5, E1 का मान हो जाएगा 10, तो टोटल आ जाएगा 5 कैलोरी। तो ध्यान रखें, एंथैल्पी जो परिवर्तन होता है अर्थात क्रियाकारक व उत्पाद के मध्य जो ऊर्जा में अंतर होता है वो एंथैल्पी परिवर्तन कहलाता है। यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक व उत्पाद के मध्य जो ऊर्जा में अंतर है वो एंथैल्पी परिवर्तन कहलाता है। और यहां ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में एंथैल्पी परिवर्तन क्या होता है? ऋणात्मक होता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं की जो हैं। आपको ये ग्राफ बनाना नहीं है, सिर्फ इतना सा ध्यान रखना, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में एंथैल्पी परिवर्तन है डेल एच है वो ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक, माइनस में इसकी वैल्यू होती है। अब उदाहरण के बारे में, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के उदाहरण के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है दहन, जो जितनी भी अभिक्रिया है, दहन अभिक्रिया। तो यहां पर दहन के बारे में मैं बात करूं तो सबसे पहले है, सपोज कीजिए कार्बन का दहन, और यदि यहां ग्रेफाइट का दहन दे दे तो बात एक ही है, क्योंकि कार्बन का ही अपरूप होता है। तो कार्बन का जब दहन कराते हैं तो हम कहेंगे यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैसी है प्यारे बच्चों? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। आपने देखा है कोयले को जब आप जलाते हो तो उसमें धुआं निकलता है और ऊष्मा बाहर निकलती है, ऊष्मा प्रकाश के रूप में बाहर निकलती है, जिससे हमारा खाना पकता है। तो हम यहां पे क्या कहेंगे, हमारे पास में ये कार्बन है और इसकी वायु से अभिक्रिया कराते हैं, और वायु की उपस्थिति में जब हम गर्म करते हैं तो हमारे पास में CO2 बनता है। इसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लस हमारे पास में बनती है ऊष्मा। तो यह ध्यान रखें, यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं का उदाहरण है। पहला उदाहरण आपके समझ में आ गया होगा, कार्बन का दहन। दूसरा जो उदाहरण है हमारे पास में जल का निर्माण। तो इसको आप उतार ले, कार्बन के दहन अभिक्रिया को। दूसरा उदाहरण है प्यारे बच्चों, वो है नंबर 2, जल का निर्माण। जल के निर्माण में क्या होगा? H2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, O2 ऑक्सीजन, और यह क्रिया करके बनाते हैं। यह प्लेटिनम उत्प्रेरक काम में लिया जाता है, H2O बनता है। और यहां पर ऑक्सीजन 2 है प्यारे बच्चों, तो यहां पे 2 लगा देते हैं। अब देखिए 2 और 2 कितने हो गए? यहां पर ऑक्सीजन 2 ही रहने देते हैं, हाइड्रोजन यहां पे ये है हमारे पास में क्या हो गया? 4। तो यह आपका क्या हो गया? जल का निर्माण, और प्लस ऊष्मा बाहर निकलती है। तो देखिए इस जो ईंधन सेल का प्रयोग है, जब आप उच्च कक्षा में जाते हो, इसे कहते हैं ईंधन सेल। इस ईंधन सेल का उपयोग अंतरिक्ष यान में किया जाता है। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का दहन होता है तो जल वाष्प बाहर निकलती है, फुहारे के साथ में भाप बाहर निकलती है, जो पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करती। कभी कभी इस जल वाष्प का उपयोग अंतरिक्ष यात्री पेयजल के रूप में भी करते हैं। तो ध्यान रखिए, पीटी को कहा जाता है प्लेटिनम धातु। यह एक उत्प्रेरक का कार्य करता है। किसका कार्य करता है प्यारे बच्चों? उत्प्रेरक का कार्य करता है। यानी वे पदार्थ जो स्वयं रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, लेकिन रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग को परिवर्तित कर देते हैं और अभिक्रिया के अंत में स्वयं वैसे के वैसे ही
बने रहते हैं, अर्थात उसके द्रव्यमान और रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें उत्प्रेरक कहते हैं। अभी हमारे 10th में ये उत्प्रेरक की डेफिनेशन है नहीं, तो इस प्रकार हम इसमें जल के निर्माण वाला यह एग्जाम्पल ले सकते हैं। तीसरा उदाहरण है श्वसन, और यह श्वसन बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखें, हम यह कह सकते हैं श्वसन एक प्रकार से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। हम कहेंगे सर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किस प्रकार से है, आइए इसको हम समझने का प्रयास करते हैं कि श्वसन, तो ये तीसरा उदाहरण में लिख लें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में कि श्वसन एक प्रकार से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। रेस्पिरेशन इज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब ये किस प्रकार से है, तो चलिए हम इसको समझते हैं। मान लीजिए ये हमारा शरीर है और इसमें पचित भोजन जो होता है, पचित भोजन, ये प्यारे बच्चों भोजन आ जाता है रक्त के अंदर। कहां आ जाता है, रक्त के अंदर पचित भोजन आ जाता है। तो इस पचित भोजन का रक्त में, पहले देखो पाचन का काम यही होता है, भोजन का पाचन करना और रक्त में अवशोषण करना, यह प्रक्रिया कहलाती है पाचन। अब क्या होगा, जो ये पचित भोजन हमारे रक्त में आएगा, इसमें से एक पदार्थ होता है ग्लूकोज। क्या होता है, ग्लूकोज होता है। यह ग्लूकोज क्या करता है, वायु की उपस्थिति में जब हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो यह ग्लूकोज छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है, अर्थात CO2 में और H2O में टूट जाता है, प्लस ऊष्मा बाहर निकलती है और यह ऊष्मा हमें गतिज ऊर्जा देने के काम आती है। तो आप समझ गए होंगे, पचित भोजन जब हमारे रक्त में अवशोषित हो जाता है तो उसमें उपस्थित ग्लूकोज का वायु की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में टूटता है, साथ में ऊष्मा बाहर निकलती है। तो हम कह सकते हैं श्वसन प्रक्रिया के दौरान हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, तो इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, हम कह सकते हैं कि यह एक प्रकार से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो पहले आप बताइए प्यारे बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, श्वसन एक प्रकार से, श्वसन में आप कौन सी गैस ग्रहण करते हो, ऑक्सीजन, छोड़ते कौन सी गैस हो, CO2। बिल्कुल यह कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। ऑक्सीजन का ग्रहण करना और CO2 को बाहर निकालना, यह श्वसन कहलाता है। यह तो आम बात है, यह इसकी परिभाषा है। श्वसन प्रक्रिया में होता क्या है, ध्यान रखना, श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज का विघटन होता है। तो यहां पर यह भी ध्यान रखना, जो ग्लूकोज जो होता है वो दो चीजों में टूटता है जब पूर्ण विघटन होता है, एक CO2 में, एक H2O में, और साथ में क्या निकलती है, ऊर्जा बाहर निकलती है। तो यह आपके कंसेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज है वो छोटे छोटे अणुओं में टूटता है, CO2 में, H2O में, और साथ में ऊर्जा बाहर निकलती है। अतः हम कह सकते हैं श्वसन एक प्रकार से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। चलिए हम इसके बारे में लिखते हैं क्या है। तो यह आपके श्वसन का प्रोसेस समझ में आ गया होगा। तो हम यहां पे प्रश्न आता है, श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है क्यों। तो यहां पर हमने अभी लिखा श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, इसके नीचे हम हेडिंग लगा सकते हैं कारण। तो हम कहेंगे कि श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज का अणु छोटे छोटे अणु CO2 व H2O, या हम डायरेक्ट ऐसे कह सकते हैं ग्लूकोज का अणु CO2 व H2O में टूटता है, वह साथ में ऊष्मा बाहर निकलती है, ऊष्मा बाहर
निकलती है। अतः शोषण एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो यहां आप समझ गए होंगे जो शोषण की प्रक्रिया है इसमें ग्लूकोज का जो अणु है वो CO2 व H2O में टूटता है, साथ में ऊष्मा बाहर निकलती है और यह एक शोषण ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। नेक्स्ट हम कह सकते हैं शोषण प्रक्रिया में ग्लूकोज के विघटन से यह ऊर्जा, ध्यान रखें, एटीपी के रूप में बाहर निकलती है। किसके रूप में? एटीपी के रूप में बाहर निकलती है। हम इसके बारे में जानना चाहिए एटीपी है क्या, तो है एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका पूरा नाम होता है बच्चों। इसीलिए इसे हमारे शरीर की मुद्रा कहा जाता है। ऊर्जा की मुद्रा किसे कहते हैं? ऊर्जा की जो मुद्रा है वो एटीपी को कहा जाता है। अभिक्रिया किस प्रकार से होती है? तो हम यहां पे कह सकते हैं अभिक्रिया होगी रासायनिक अभिक्रिया। पहले आप इसको उतार लें कि शोषण प्रक्रिया में ग्लूकोज का अणु CO2 H2O में टूटता है, साथ में ऊष्मा बाहर निकलती है, अतः शोषण एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और यह शोषण प्रक्रिया में ग्लूकोज में जो ऊष्मा है यानी ऊर्जा है वो एटीपी के रूप में बाहर निकलती है। नेक्स्ट हम अभिक्रिया में कह सकते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होगा प्यारे बच्चों? रासायनिक समीकरण होगा C6H12O6। यह है ग्लूकोज या ग्लूकोज कह सकते हैं। इसकी अभिक्रिया O2 से कराएंगे। यह है हमारे पास में वायु यानी ऑक्सीजन। तो क्या होगा? CO2 टूटेगा प्लस H2O में और प्लस ऊष्मा बाहर निकलेगी। और यह जो ऊष्मा है वो किसके रूप में बाहर निकलती है? यानी हम कह सकते हैं यह जो है एटीपी के रूप में बाहर निकलती है ऊष्मा। तो यह आपके करेक्ट समझ में आ गया होगा। अब हम इस समीकरण को संतुलित करने का प्रयास करते हैं। तो प्यारे बच्चों यह देखिए ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। इसको समझ लें। यहां पर जो 6 है वो सभी जगह 6 लगाने का प्रयास करें। यहां पर आप लगा देना, ये 6 हमने इस प्रकार से लगा दिया। यहां पर आप 6 लगा देना और यहां पर भी क्या लगा देना? 6 लगा देना। तो इस प्रकार आपका समीकरण क्या हो गया? संतुलित हो गया। तो ध्यान रखें, बताइए ग्लूकोज का जो सूत्र है वो क्या होता है? C6H12O6। तो ध्यान रखें ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र है वो होता है C6H12O6। जब ये वायु से अभिक्रिया करेगा CO2 बनता है और H2O बनता है, प्लस क्या बनती है? ऊष्मा। अब हम कहेंगे संतुलित करना है। ये जो 6 है ये 6 यहां भी आ गया, यहां भी आ गया, यहां भी आ गया। तो ये हमारे पास में क्या हो गया? यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के तमाम उदाहरण तीनों हमारे पास में हो गए। अब एक नोट लगा के हम कह सकते हैं संयोजन अभिक्रिया। देखिए यहां पर दो पदार्थ क्या हो रहे हैं? जुड़ेंगे। तो हम सामान्यतया क्या होता है 75% अधिकांश संयोजन अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में हम नोट लगा के लिख सकते हैं संयोजन अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी का उदाहरण है। ऊष्माक्षेपी का उदाहरण है। जो संयोजन अभिक्रिया है प्यारे बच्चों वो किसका उदाहरण है? ऊष्माक्षेपी का उदाहरण है। तो यहां आप समझ गए हैं ऊष्माक्षेपी क्या होती है। अब हम चर्चा करते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के बारे में।
तो देखिए नेक्स्ट हमारे पास में अभिक्रिया है उष्मा शोषी अभिक्रिया। शोषी अभिक्रिया। तो प्यारे बच्चों एक बात बताइए, इसमें उष्मा अवशोषित होगी। जब आप किसी चीज को तोड़ते हैं तो एनर्जी ऊर्जा लगाते हैं, तो इसका मतलब तोड़ने का मतलब समझ गए वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया उष्मा शोषी का उदाहरण है, संयोजन अभिक्रिया उष्मा क्षेपी का उदाहरण है। तो हम कहेंगे वह रासायनिक अभिक्रिया जिसको संपन्न कराने के लिए उष्मा दी जाती है। उष्मा दी जाती है, यानी जिसको संपन्न कराने के लिए क्या करेंगे, हम उष्मा देंगे, वो उष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। अर्थात हम कह सकते हैं जैसे में हम क्या कहते हैं, जैसे मेरे पास में ये क्रिया कारक है और मैं इसको उष्मा दूंगा तो मेरे पास में क्या बनेगा, उत्पाद बनेगा। और आपने पढ़ा है उष्मा प्रकाश के रूप में भी हो सकती है, विद्युत धारा के रूप में भी हो सकती है, और ये जो उष्मा है वो तापमान के रूप में भी हो सकती है, जो हमने वियोजन अभिक्रियाओं में पढ़े थे। इनके कोई भी उदाहरण प्यारे बच्चों आप लिख सकते हैं। तो चलिए हम इसके एग्जाम्पल लिखने का प्रयास करते हैं। तो नेक्स्ट हम यहां पर इस प्रकार से जो है उदाहरण लिखेंगे, रासायनिक समीकरण। क्या लिखेंगे, रासायनिक समीकरण। एकदम सरल है प्यारे बच्चों। रासायनिक समीकरण उष्मा क्षेपी शोषी अभिक्रिया में रासायनिक समीकरण नंबर 1 है कैल्शियम कार्बोनेट का वियोजन। कैल्शियम कार्बोनेट का वियोजन। प्यारे बच्चों ये समझ गए होंगे कि जो वियोजन अभिक्रिया है हमने जब पढ़ भी लिए है तो इसको इसी के अंदर हम काम में लेते हैं। तो यहां हम जानते हैं यह सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का। और जब मैं इसको गर्म करूंगा तो क्या होगा, यहां ने गर्म करने का ये सिंबल होता है। और मैंने पहले ही बताया था जब भी CO3 लिखा हुआ होगा कार्बनिक यौगिक में डेफिनेट क्या बाहर निकलेगा, CO2। देखिए CaCO3 है, जब ये टूटेगा तो क्या बनाएगा, तो ध्यान रखना जब भी किसी कार्बनिक यौगिक में जो लवण है मेरे पास CO3 है, डेफिनेट ये CO2 बाहर देगा, बचेगा क्या, ऑक्सीजन। तो एक कंपाउंड देगा CO। जैसे आपको कहा जाता है मान लीजिए PbNO3 है, तो बताओ ये क्या देगा, जब ये CO3 CO2 दे रहा है तो ये NO3 प्यारे बच्चों कौन सी गैस देगा, NO2 देगा। ये इनके कंसेप्ट होते हैं, तो समझने का प्रयास कीजिए। जब ये NO2 दे रहा है तो यहां पर Pb, जैसे ये CaO दे रहा है तो यहां पर ये PbO भी देगा, तो यहां ये देगा PbO और एक देगा ऑक्सीजन। तो इस प्रकार से ये 3 कंपाउंड देते हैं, दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। तो यहां पर हम कह सकते हैं जब CaCO3 को गर्म करते हैं CaO प्लस CO2 बनता है, इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड और यह है, और इसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। तो अर्थात इस कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ने के लिए हमने क्या दी, उष्मा बाहर दी, अर्थात मैंने इसको गर्म किया था। यह उसमें वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। पहला उदाहरण आप समझ गए होंगे। दूसरा उदाहरण की चर्चा करते हैं। चलिए, जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, तो दूसरा उदाहरण है हमारे पास में फास्फोरस पेंटा, फास्फोरस पेंटा क्लोराइड, क्लोराइड यानी PCl5 का वियोजन। वियोजन, तो यहां एक शब्द आ रहा है वियोजन, इसका मतलब डेफिनेट ये उष्मा शोषी अभिक्रिया है। PCl5 इसका मतलब है ये है फास्फोरस, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड।
पेंटा क्लोराइड। प्यारे बच्चों, जब हम इसको गर्म करेंगे तो ध्यान रखना इसमें से PCl3 बाहर निकलता है और एक Cl2, PCl3 और यहां पे बाहर निकलता है Cl2। इसका नाम है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, और यहां इसका नाम है क्लोरीन गैस। तो यहां पर ये दोनों ही उदाहरण आप समझ गए होंगे कि PCl5 को जब गर्म करते हैं तो क्या होता है, और ये CaCO3 को गर्म करते हैं तो क्या होता है। नेक्स्ट हमारे पास में अब आप जो तीसरा उदाहरण है वो आप अपनी कॉपी में अपने आप कीजिए और करने का प्रयास कीजिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में। वो है नंबर तीसरा उदाहरण हम लिख सकते हैं लेड नाइट्रेट का वियोजन। और बताइए क्या बनता है। यदि आपको आता है तो अपनी नोटबुक में कंप्लीट लिखिए PbNO3 2। बस मैंने इतना साफ लिखा है, पूरा संतुलित अभिक्रिया आपको लिखनी है बनता क्या है। अब नेक्स्ट ध्यान रखना, यहां पर हम नोट लगा के लिख सकते हैं वियोजन अभिक्रिया ऊष्मा शोषी का उदाहरण है, सबसे पहली बात। फिर हम कह सकते हैं ऊष्मा शोषी में एंथैल्पी परिवर्तन, एंथैल्पी जो परिवर्तन है डेल H का मान धनात्मक होता है। तो देखिए यह इस प्रकार से दो अभिक्रियाएं, आज 3 अभिक्रिया पढ़ ली हमने। तो प्यारे बच्चों, बोर्ड में प्रश्न आ सकता है आपके ऊष्माक्षेपी व ऊष्माशोषी अभिक्रिया में 2 अंतर बताइए। तो आप अपने गृह कार्य में लिख लीजिए ये प्रश्न, ऊष्माक्षेपी व ऊष्माशोषी अभिक्रिया में कोई 2 अंतर बताइए। और ध्यान रखें, आप जब भी अंतर लिखते हैं तो सबसे पहले इस प्रकार से लिखें, ऊष्माक्षेपी व ऊष्माशोषी अभिक्रिया में निम्न 2 अंतर हैं। जितने भी पूछे जाते हैं वो फिर इधर ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी और फिर बीच में लाइन खींचकर अंतर लिखने के बाद ध्यान रखें इनका उदाहरण जरूर लिखें। उदाहरण को अंतर में सम्मिलित नहीं होता है। यदि आप अंतर के साथ एग्जाम्पल मेंशन करते हो, लिखते हो तो आपके अच्छे नंबर आते हैं। नेक्स्ट कल हम क्या करेंगे, जो संक्षारण है और विकृत गंधिता है वो पहले पार्ट का टॉपिक है, उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। तब तक आप इन प्रश्नों का, इस अभिक्रिया को पूर्ण लिखने का प्रयास कीजिए। समस्या है कमेंट में जरूर